हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा म्यूजिक। और आज हम देखने वाले हैं द किंग अटेंडेंट मोनार्च का एपिसोड नंबर 13। चलिए तो एपिसोड शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हेडकोर्ट लेडी से जंगतुल को पता चलता है कि हेडकोर्ट लेडी खुद रिपब्लिक ऑफ कोरिया की है और उन्हें इस दुनिया में किंग के दादाजी लेकर आए थे जब वो महज 17 साल की थी। फिर वो पूछते कि क्या हुआ उस ओर। फिर जंगतुल बताते हैं कैसे अब कोरिया साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में डिवाइड हो चुका है। पर हेडकोर्ट लेडी बोलती है कि शायद यही मेरा नसीब था, जैसे इस दुनिया में आना तुम्हारा नसीब है। एक और किंग अपने ऑफिस में पीएम से बात कर रहा होता है, तभी बिजली कड़कती है जिसकी वजह से उसके कंधे के निशान में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी किंग नोटिस करता है कि पीएम की गर्दन पर भी ऐसा ही निशान होता है और वो भी दर्द से कराह रही होती है। निशान देखने के बाद किंग को पता ही चल जाता है कि ये जरूर दूसरी दुनिया से होकर आई है। लेकिन पीएम किंग से कहती है कि वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ एक और जंगतुल हेडकोर्ट लेडी से बात करने के बाद अपने रूम की तरफ जा रही होती है, तो वो लॉबी में पीएम को देखती है। तो पीएम रुक के जंगतुल को बोलती है हम फिर मिल रहे हैं। तो जंगतुल कहती है हम गमनाम में मिले थे, जहाँ पर मॉल में जाकर तुमने हिल्स खरीदी थी। सिर्फ हिल्स ही तो नहीं खरीदे होंगे तुमने यहाँ पे। तो पीएम कहती है तुम क्या बात कर रही हो, मैं तो तुमसे केयू बिल्डिंग के नीचे मिलने की बात कर रही थी, तुम मुझे शायद गलत समझ रही हो। फिर जंगतुल कहते कि मुझसे मिलने के बाद या पहले तुमने कुछ किया, बहुत गिल्टी फील हो रहा होगा ना तुम्हें। पीएम कहते कि तुम लोगों की जिंदगी में दखल देना बंद करो। कर वो जा ही रही होती है। फिर कहते कि मैंने सिर्फ वहाँ पर हिल्स ही नहीं खरीदे होंगे। लेकिन तभी वहाँ फिर से बिजली कड़कती है और वो मार्क जंगतुल भी उसकी गर्दन पर देख लेती है। भागकर किंग के पास जाती है उसे बताने के लिए। वो कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, एक डॉक्टर को रेस्टोरेंट ओनर के शरीर पर भी ऐसा ही निशान मिला है। तो जंगतुल बताती है उसने पीएम को के गर्दन पर भी ऐसा ही निशान देखा है और उसने पीएम को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भी देखा था, इसलिए उसने इस खबर को लीक करवाया था। उसने अपनी साइड चुन लिया है, वो मेरे खिलाफ लिलिम के साथ खड़ी हो गई है, उसने उसके साथ हाथ मिला लिए है। किंग उससे कहता है तुम सो जाना, मुझे आने में लेट हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से फॉरेंसिक लैब जाता है। वहाँ पर हमें चीफ पार्क की जो फॉरेंसिक लैब की हायर डॉक्टर होती है उसकी हमशक्ल दिखती है। दुनिया में भी फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट है। बताती है कि वो 11 साल से इस फील्ड में काम कर रही है और उसने ऐसे निशान पहले 3 बॉडियों पे भी देखे हैं। गौर करने की बात यह है कि वो तीनों बॉडीज भी राजद्रोह करने वाले लोगों की थी। इससे किंग को पता चलता है कि इसका मतलब वो लोग जिन्होंने एक दुनिया से दूसरी दुनिया का सफ़र किया है, अपने हमशक्लों की जान ले ली होगी, लोग जरूर उनकी फैमिली मेंबर्स के द्वारा एक्सपोज हुए होंगे और पकड़े गए होंगे। किंग उस ऑफिसर्स को कुछ और ऐसे केस मिले तो उसे ढूंढने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनसिप के लाइन में कोई आदमी इंजेक्शन से कुछ मिला रहा होता है, लेकिन यूनसिप सो नहीं रहा होता है और उस आदमी की साजिश को समझ लेता है। फिर हम देखते हैं कि पहले उसे अपने हॉस्पिटल के रूम में ट्रांजिस्टर मिला होता है, तो उसने और किंग ने मिलकर ही उन लोगों को गुमराह करने के लिए प्लान रचा होता है। वो आदमी जब भागने की कोशिश करता है तो किंग अपने गार्ड्स के साथ गेट पर ही खड़ा होता है और उसके गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। तो किंग अंदर जाकर उसे थैंक यू बोलता है, तो वो कहता है थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अगली बार तुम्हें मेरे लिए कार का दरवाज़ा खोलना होगा। और वो फिर पूछता है कि जंगतुल और तुम वापस कब जा रहे हो। तो किंग कहता है बहुत जल्दी। तभी बिजली कड़कती है और किंग को दर्द होता है, तो वो इनसुप से पूछता है कि कहीं तुम्हें तो दर्द नहीं होता। तो इनसुप मना करता है। इससे किंग समझ जाता है जिन लोगों के हमशक्ल मारे गए हैं सिर्फ उन्हीं को ये निशान मिले और उन्हीं को ये दर्द होता है। फिर हम देखते हैं कि पीएम अपने ऑफिस में अपने उस दाग के लिए एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने की सोच रही होती है। तभी उसका पीओ उससे पूछता है कि वेकेशन में वो कहाँ गई थी। तो पीएम कहती है अगर तुम उस बारे में पूछोगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। फिर उसे याद आता है कि कैसे वो ओसू बुक स्टोर में जाके लिलिम से मिली और उसने भी उसको वही ऑफर दिया था, जो कि पीएम समझ जाती है और कहती है अगर मैं इस ऑफर के लिए मना करूँगी तो क्या तुम मेरी हमशक्ल को मेरी जगह पर यहाँ पर लेके आ जाओगे। फिर लिलिम हंसते हुए कहता है कि मैं हजारों लोगों को ये ऑफ़र दे चुका हूँ, लेकिन तुम तो पहले इंसान हो जो बिना बात सुने ही मेरे अगले स्टेप को समझ गई। पीएम कहते हैं कि पहले तुम्हें प्रूफ करना होगा कि सच में कोई दूसरी दुनिया है, मुझे वहाँ जाना है। जो हिल्स जंगतुल ने कोयोना को खरीदते हुए देखा था वो पीएम के ऑफिस में रखी हुई थी। इससे साफ हो जाता है कि रेड लाइट पे जंगतुल जिस लड़की से मिली थी वो और कोई नहीं बल्कि पीएम थी। पीएम सोच रही होती है कि ये हिल्स पहन के उसे कहाँ जाना चाहिए, उसका अगला प्लान। देखते हैं कि किंग की सेक्रेटरी से बताती है कि जंगतुल एक हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड जिसका नाम जेंगमी रुक है उसे लेकर गई है। यहाँ हम देखते हैं कि वो बिल्कुल जेंगमी की तरह दिखता है। उसे बोलते हैं कि वो बिल्कुल जेंगमी की तरह दिखता है। तो वो बॉडीगार्ड कहता है आपको कैसे पता चला कि मेरा निक नेम जेंगमी है। फिर जंगतुल उसे किंगडम ऑफ कोरिया का मैप दिखाते हुए कहती है कि जब वो इस जगह से गुजरी थी तो उसे बहुत ही मीठी खुशबू आई थी। तो गार्ड उसे बताता है कि वहाँ पर सिनेमन ट्री का बहुत बड़ा जंगल है, तो शायद ये खुशबू वहीं से आई होगी। तो जंगतुल कहती है ठीक है तो मुझे उस जगह लेकर चलो।
यहाँ पर किंग से उनकी सेक्रेटरी कहती है कि ये कुछ फाइल है जिन पे प्योरिटी से काम करना है। अभी हाईएस्ट प्योरिटी इशू है आपकी शादी, क्योंकि आप अपनी क्वीन की अनाउंसमेंट कर चुके हैं तो हमें शादी की प्लानिंग्स करनी होगी। तो वो कहते हैं कब से शुरू करना है। तो किंग कहता है अभी मुझे अपने प्रपोजल पे कोई जवाब नहीं मिला है। तो ये सुनकर सेक्रेटरी काफ़ी शॉक होती है। तो किंग कहता है हाँ ये सच है। किंग कहता है कि सबसे ज़रूरी काम पीएम को रोकना है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि पीएम के एक्स हस्बैंड और केयू ग्रुप के चेयरमैन जो के पास मेरे ऑफर को भेजो और उनसे कहो कि वो अपनी एक्स हस्बैंड या फिर अपने केयू ग्रुप में से किसी एक को चुने और वो अपना जवाब एक रिप्रेजेंटेटिव से भेजे। सेक्रेटरी के जाने के बाद हेडकोर्ट लेडी नो किंग को आके बताती है कि उसने महल में एक जासूस को पकड़ा है जो एक कोर्ट लेडी थी जो पार्क सुजिन के नाम से महल में रह रही थी। वो उसी गद्दारों के बुक स्टोर में जाती हुई पाई गई। वो कांगसुई का फोटो देते हुए कहती है कि वो औरत ये फोटो जला रही थी। फिर वो फोटो देख के किंग समझ जाता है कि इसका मतलब लिलिम ने उसके पेरेंट्स का इस्तेमाल किया है और उसे दूसरी दुनिया भेजा है। हेडकोर्ट लेडी बताती है कि जब मैंने उसकी आइडेंटिटी पूछी तो उसने खून की उल्टी कर दी। इसका मतलब उसके खाने में जहर था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रही है। फिर जब किंग उससे मिलने जाता है तो कोर्ट लेडी उसे झुक के सलाम करती है और कहती है कि मैंने किंग को देखा था अपने बेटे के साथ। वो आखिरी फ़ोटो मुझे मिला था और उसके साथ मुझे जहर की शीशी भी मिली थी। वो कहती है मैंने एक चांस लिया, उस जहर को आपके खाने में नहीं मिलाया बल्कि अपने खाने में मिलाया और सोचा अगर मैं मर गई तो ये मेरे पापों की सज़ा होगी और जिंदा बची तो आपसे ऐसे मुलाकात होगी। वो कहती है कि इसमें मेरे बेटे की कोई भी गलती नहीं है और उसे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। साथ में वो किंग से अपने बेटे को इन सब से प्रोटेक्ट करने की गुजारिश भी करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीएम कुक की वो ननद हॉस्पिटल में है और वो कुछ नंबर रट रही है अपने सास ससुर के और एक नर्स उसके पैरों की मसाज कर रही है। तो वो नर्स कहती है आप कितनी लकी है, आपके पति कितने बड़े ग्रुप्स के मालिक है, वो बच्चा जो आने वाला है वो बहुत ही लकी है। तो वो औरत बहुत ही अजीब तरह से हंसती है और दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में उसी के दिखने वाली औरत फटेहाल होती है। जब वो होश में आती है तो वो सोचती है कि मैं यहाँ कहाँ पर हूँ और वो वहाँ अपने चीप कपड़ों को देख के चिल्लाने लग जाती है। इससे हमें समझ में आ जाता है कि पीएम को की ननद को रिप्लेस कर दिया गया है, उसे किंगडम ऑफ कोरिया की जगह रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भेज दिया गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूना कंपाउंड के बाहर झांक रही होती है। तभी पीछे से जंगतुल के पापा आते हैं। ऑब्वियसली वो उसे जंगतुल समझते हैं और उससे कहते हैं कि आज तुम काम से जल्दी घर आई हो, चलो तो हमें साथ में खाना खाना चाहिए। फिर वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। फिर लूना जंगतुल के कमरे में जाती है और उसके कबर्ड में सामान चेक करती है और फिर वो जंगतुल के बेड पे सो जाती है। एक और वही रिपब्लिक ऑफ कोरिया में सोंगजी एक कॉलोनी में आकर वहाँ पर देख रही होती है। तो उसका बॉडीगार्ड कम ड्राइवर उससे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही है। तो वो कहते हैं कि पहले मैं इस कॉलोनी में काम किया करती थी। पर तभी उसे कांग सिंह जी की माँ दिखती है। वो गाड़ी से बाहर निकल कर जाती है और उससे बात करती है और पूछते कि आप अभी यहीं रहती है, क्योंकि संजय पहले कांग सिंह जी की माँ के यहाँ पे काम करती थी, लेकिन अब वो अच्छे से कपड़े पहने हुए होती है तो वो उसे पहचान नहीं पाती। तो सोंजी अपने आप को जीहुन की माँ कह के इंट्रोड्यूस कराती है। तो उसे याद आता है, लेकिन सिंजी की माँ उसे बताती है कि अब हम लोग यहाँ नहीं रहते। कहती है कि मैं इस एरिया में हाउस कीपिंग का काम करती हूँ। ये सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसे इतने टाइम बाद अपना कोई जान पहचान वाला मिला होता है तो वो उसे खाने पे जाने के लिए बोलती है, लेकिन सिंजी की माँ मना कर रही होती है। काफ़ी जोर डालती है तो फिर सिंजी की माँ उसके साथ खाना खाने के लिए जाती है। सब इंसिडेंट दूर से जोयंग देख रहा होता है, जो कि सिंजी की माँ पर नज़र रखे हुए होता है। अच्छे से 5 स्टार होटल में जाते हैं। काफ़ी महंगी डिशेज सोंगजी ने ऑर्डर की होती है और वो कहते हैं कि आपने मेरे बुरे वक्त में काफ़ी मदद की है। फिर सिंजी की माँ बताती है एक्चुअली कुछ समय पहले मेरे पति का बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गया, इसलिए हमें वो एरिया छोड़ना पड़ा और हमें अपना घर वगैरह बेचना पड़ा और अभी सिंजी की हेल्प करने के लिए मैं काम कर रही हूँ। कहती है हाँ एक्चुअली सिंजी के हॉस्पिटल्स के बिल काफ़ी महंगे होते होंगे ना। सिंजी की माँ कहती है एक्चुअली नहीं, मेरा बेटा तो ठीक हो चुका है, ये एकदम चमत्कार हुआ, पूरे 1 साल बाद उसे होश आ गया। और वो कहते कि अब मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर बन चुका है। और उसके ठीक होने की खबर से पहले तो सोंगजी शॉक होती है और फिर सिंजी की माँ जब उसे उसका फ़ोटो दिखाती है तो उसे याद आता है कि इस लड़के को मैंने अपने बेटे की समाधि पर देखा था। फिर सिंजी की माँ पूछती है कि जियोन कैसा है, वो भी तो मेरे बेटे के जितना ही बड़ा होगा ना। ये सुन के वो अपसेट हो जाती है। वो सोचती है कि जिसका बेटा 1 साल तक की उम्र में था वो ठीक हो गया और मेरा बेटा जो खेलने की उम्र में था वो मर गया, इनफैक्ट उसका खून कर दिया गया। सिंजी की माँ को कोई जवाब ना देते हुए ढेर सारे पैसे टेबल पे रख के वहाँ से जल्दी जल्दी निकलती है। सिंजी की माँ भी उन पैसों को लौटाने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन वो तब तक चली जाती है। देखते हैं जैसे ही सोंगजी लिफ्ट में जाती है उसका बॉडीगार्ड भी उसके साथ होता है, लेकिन तभी जोयंग भी उस लिफ्ट में एंट्री कर लेता है।
वहीं दूसरी तरफ किंगडम ऑफ कोरिया में काफ़ी रात हो जाती है, लेकिन जंग तुएल और वो गार्ड वापस नहीं आए होते, इसलिए किंग काफ़ी परेशान होता है। तो कैप्टन सोयोंग बार बार उस गार्ड को कॉल कर रहे होते हैं। सामने से जंग तुएल और वो रॉयल गार्ड भागते हुए आते हैं। जंग तुएल किंग से माफ़ी मांगती है और उसे अकेले में ले जाकर बात करती है और बताती है कि उसे लिलिम का दरवाज़ा मिल गया है, बस वहाँ पर पहरा लगाने की ज़रूरत है। इस बात को सुनकर किंग के फेस पर कोई भी खुशी नजर नहीं आती है। उससे कहता है जैसे दरवाज़ा खुलता है वक्त थम जाता है। सब लोग वहीं के वहीं रुक जाते हैं। इससे जंग तुएल समझ जाती है कि वहाँ पर पहरा लगाने का मतलब है अपने ही लोगों की जान को खतरे में डालना। किंग जंग तुएल को बताता है क्योंकि वो मान पासिक चौक बांसुरी 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी है, इसलिए कुदरत का और टाइम का संतुलन बिगड़ चुका है। किंग कहता है अभी तो वक्त 1 घंटे के लिए रुकता है, लेकिन आगे इसका समय बढ़ता चले जाएगा। तो जंग तुएल किंग को गले लगाती है और कहती है जितनी देर के लिए वक्त रुकता है इतनी देर के लिए तुम अपने आप को अकेला महसूस करते होगे ना। फिर वो बोलती है कि इस केस में 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो वो लिलिम तुम्हारा आधा टुकड़ा ले लेगा या फिर तुम उसका। फिर किंग बोलता है या तो मैं उससे उसका आधा हिस्सा लेने से पहले ही रोक पाऊँ तो। जंग तुएल कहती है ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पास्ट में हो चुका है। किंग कहता है ये पॉसिबल है, अगर स्पेस एक्सेस है तो टाइम एक्सेस भी होता होगा। और वही एक्सप्लेन भी करता है कि मुझे तुम्हारी आईडी 25 साल पहले कैसे मिली, और बताता है कि उसे अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जंग तुएल कहती है कि वो और ज़्यादा फ्लावर सीड्स लाई है। वो कहते हैं कि तुम परेशान हो ना कि मानपासिक जो के एक होने पर, उस दरवाजे के बंद होने पर हमारा क्या होगा। वो कहती है ये अभी फ्यूचर की बात है और तुम्हें अभी से इस बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो प्यार से मुस्कुरा रही होती है और सोने के लिए जा रही होती है क्योंकि सुबह वो और यूनसुक अपनी दुनिया में वापस जाने वाले होते हैं। फिर किंग बोलता है क्यों ना ये वक्त हम साथ में बिताएं। देखिए सुबह जल्दी जंग तुएल वो सीड्स वहाँ पर डालती है और यूनसुक के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह कुछ बच्चे सिगरेट पी रहे होते हैं, तो वहाँ पर जंग तुएल के पापा आते हैं और उन्हें अपने ताइक्वांडो के पैम्पलेट्स देते हैं और कहते हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी देखते हैं, या तो तुम गुंडे बनोगे या फिर पुलिस। उन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर जंग तुएल पीछे से आती है और उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाती है और कहती है हाँ ये सच है, और फिर झट से अपने पापा को गले लगा लेती है और कहती है इस बार तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। उसके पापा कहते हैं ये क्या बात कर रही हो, तुम तो पूरा टाइम घर पे ही रहती थी, मैं तो परेशान हो रहा था कहीं तुम्हारी जॉब तो नहीं चली गई है। जंग तुएल समझ जाती है वो जरूर लूना होगी और दौड़कर घर के अंदर जाती है और सब कुछ देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं दिखता। तो वो फिर अपने पापा का फ़ोन मांगती है। यहाँ जोयोंग और सिंजे भी बीबीक्यू चिकन रेस्टोरेंट में होते हैं। तो सिंजे कहता है क्या तुम्हें लीगॉन ने पैसे नहीं दिए, क्यों तुम्हें पाल रहा हूँ, तुम अपना बिल खुद पे करो। तो वो कहता है हमारी करेंसी यहाँ नहीं चलती और मेरा लाया हुआ गोल्ड भी अब ख़त्म हो गया है। वो उसे पूछता है क्या कांग ह्योमिन तुम्हारा नाम था किंगडम ऑफ कोरिया में। उसके हाँ बोलने पे जोयोंग को याद आता है कि उसकी माँ कोर्ट लेडी है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन के बारे में कुछ जानना है। तो सिजिन मना कर देता है। जोयोंग फिर बोलता है तुम जंग तुएल को अपनी फीलिंग्स का इजहार क्यों नहीं कर देते, मैं जानता हूँ तुम उसे चाहते हो, हमारे महाराज और वो कभी एक नहीं हो सकते। वो दोनों अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर और बहुत अलग है। इस पर सिंजे कहता है इसलिए अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जो एक दुनिया में होने के बावजूद भी उनके दिल बहुत दूर होते हैं। फिर सिंजे वहाँ से जा रहा होता है तो जोयोंग फिर कहता है तुम्हारा यहाँ से इस तरह से जाना इस बात को कन्फर्म करता है कि तुम सच में उसे लाइक करते हो। तो सिंजे कहता है हाँ ये सच है और वहाँ से चला जाता है। तभी उसे गली में लूना एक बिल्ली के साथ बात करती हुई दिखती है। वो उसे जंग तुएल समझता है, उसके पास जाता है और उसे कहता है कहाँ थी तुम, मैंने कितने कॉल्स किए, कहाँ हो तुम और क्या हाल बना रखा है तुमने। लूना उसके एक्सप्रेशन देख के समझ जाती है और अचानक उसे किस कर देती है। सिंजे को ये अजीब लगता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आती है और वो कहते हैं कि मेरे पापा का कॉल आ रहा है, मैं 2 मिनट में आई, और वहाँ से चली जाती है। सिंजे उसका पीछा कर ही रहा होता है, तभी पीछे से जंग तुएल आके उसे हाथ लगाती है और कहती है मेरे फ़ोन का लोकेशन यहीं पर शो कर रहा था। क्योंकि जंग तुएल के कपड़े लूना से अलग होते हैं और उसके हेयर स्टाइल भी अलग होती है, तो सिंजे को समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी ये कपड़े बदल के कैसे आ गई। वो बहुत ही शॉकिंगली जंग तुएल को देख रहा होता है, तो जंग तुएल समझ जाती है और उसे पूछती है तुमने कहीं मेरी हमशक्ल को तो नहीं देखा, क्या वो इतनी सिमिलर दिखती है मुझसे। फिर सिंजे पूछता है क्या तुम अभी आई हो यहाँ पे। वो कहता है उसके पास तुम्हारी आईडी भी है और उसने लीव अप्लाई की हुई है, तब पहले चलो पुलिस स्टेशन जाके तुम्हारी लीव्स कैंसिल करते हैं। वो सोचती है कि उसका महल से चोरी हुआ आईडी उसके पास है। अभी उसका फ़ोन बजता है और वो लूना का ही होता है। जंग तुएल बोलते हैं तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। तो वो कहती है हाँ लेफ्टिनेंट जंग तुएल। वो उससे मिलने की बात भी करती है। तो लूना बोलती है जिस दिन वो दोनों मिलेंगे वो उस दिन मर जाएगी। पर जंग तुएल कहती है तुमने मेरे अपनों को एक खरोच भी पहुँचाने की कोशिश की तो तुम देख लेना। इस पर लूना कहती है तुम जब यहाँ नहीं थी वो काम मैं आसानी से कर सकती थी, लेकिन मेरा टारगेट तुम हो। एक तरफ किंग भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में वापस आया जोयोंग को ले जाने के लिए। उससे पूछता है तुम यहाँ पर ठीक हो ना, तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं हुई। जोयोंग पीएम को की बात
किंग को बताता है तो किंग कहता है मुझे भी पता चला और मैं उसका बंदोबस्त करके आया हूँ। है कि किंग ने पीएम कू के एक्स हस्बैंड चेयरमैन चो को जो ऑफ़र भेजी होती है वो उसने एक्सेप्ट की होती है। उसने अपने वफादार के हाथों से पीएम कू के खिलाफ सबूत भी किंग को भेजे होते हैं। वही आदमी होता है जो पीएम कू के लिए काम कर रहा होता है और किंग उन सबूतों को मीडिया में लीक करवाता है, जिससे हर तरफ सिर्फ वही न्यूज़ आ रही होती है कि किस तरह पीएम कू ने लिलिम के बारे में अपने पति से कहा था और फिर उसे उसके पीएम पद से निकाल दिया जाता है। तो वो वही हिल्स जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया से लेके आई थी उन्हें पहन के वहाँ से चली जाती है और कहती है किंग ने मुझे बता दिया कि मुझे कहाँ जाना है। यहाँ एक तरफ नारी यूनसुप के भाई बहन के साथ कॉफ़ी पी रही होती है और उनसे कह रही होती है कि तुम्हारा भाई बदल गया है, वो अजीब हो गया है। इस पर उसकी बहन कहती है कि वो मेरा भाई नहीं है। तभी सामने से यूनसुप आता है और प्यार से अपने भाई बहन को बुलाता है तो वो दोनों दौड़ के उसके पास जाते हैं। तो नारी कहती है कितनी जल्दी पार्टी बदल ली इसने, अभी तो बोल रही थी कि वो उसका भाई नहीं है। फिर वो कहती है नहीं ये वाला मेरा भाई है। फिर नारी उसे ध्यान से देखती है तो वो कहती है लगता तो है। फिर यूनसुप उसे मिस यू कह के नारी के गले लग जाता है और कहता है उसके साथ रिप्लेस ना होने के सारे रीजन यही है मेरे। यहाँ रात को लूना एक कार में सो रही होती है क्योंकि अब जंगतुएल घर वापस आ गई है तो वो उसके घर नहीं जा सकती और वो दर्द से कराह रही होती है क्योंकि उसे एक बीमारी है जिसे ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट से ही ठीक किया जा सकता है। अगले दिन सुबह किंग यूनसुप के लिए एक शानदार स्पोर्ट कार लाता है। उसे विश्वास नहीं होता तो वो कहता है अब तुम अपने जोयोंग को बोलो ड्राइवर बनने के लिए, मेरे पास क्यों आए हो, मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। फिर किंग गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और कहता है ये तुम्हारे लिए, और वैसे जोयोंग ने तुम्हारे लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया है और थैंक यू तुम्हारी हर मदद के लिए। यहाँ यूनसुप को विश्वास ही नहीं होता कि इतनी महंगी और सुंदर कार किंग उसे दे रहा है। यह जंगतुएल पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रही होती है और अपने पापा से कह रही होती है कि किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना और अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ और हाँ कुछ भी अजीब लगे तो मुझे फ़ोन करना। नया फ़ोन ले रही हूँ और उसका नया नंबर मैं आपको सेंड कर दूँगी। तभी उसके पापा किसी से बात कर रहे होते हैं, शायद जंगतुएल जल्दी में है तो इसलिए हम नाश्ता कर लेते हैं। जब जंगतुएल पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर किंग बैठा हुआ होता है। फिर जंगतुएल भी कहती है एक्चुअली मुझे भी भूख लगी है। तो जंगतुएल के पापा कहते हैं ये वापस आया था, सोचा इसे भी नाश्ते पर बुला लूँ। उसके पापा कहते हैं आज तुम अलग लग रही हो, क्या चेहरे पे मेकअप वगैरह लगा रखा है तुमने, कहीं बॉयफ्रेंड तो नहीं मिल गया है तुम्हें। वो किंग को देख के कहती है मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया, ये मेरा नेचुरल लुक है। वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है। तो किंग 2 मिनट के लिए शॉक हो जाता है और फिर अचानक उठ के खड़ा होता है और फिर अपने आप को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है कि ये मोमेंट थोड़ा इमोशनल हो ये चाहता था, लेकिन फिर भी मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ ली गॉन, आपसे मिलके खुशी हुई। वो मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि उसके पिता को काफ़ी बड़ा शॉक लगा होता है, लेकिन फिर भी वो लोग नॉर्मली नाश्ता ख़त्म कर देते हैं। बाहर आते वक्त किंग बोलता है तुम्हारे पापा को बहुत शौक लगा, उन्होंने बिन माँ के तुम्हें अकेले बड़ा किया है और तुम एक ऐसे आदमी के साथ हो जिसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। तो जंगतुएल कहती है नहीं मैं तो किंगडम ऑफ कोरिया के राजा की गर्लफ्रेंड हूँ। तो किंग कहता है आज रात मैं वापस जा रहा हूँ तो शायद तुम्हें आने में लेट हो जाए तो गुड बाय बोलने का मौका ना मिले। फिर जंगतुएल कहती है क्या एक दिन और नहीं रुक सकते हो। वो किंग के लिए एक गिफ्ट लेके आई होती है। वो कपड़े देते हुए कहती है ज़्यादा नहीं, बस एक सिंपल सी ब्लैक ड्रेस है जिसमें तुम नॉर्मल लगो और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित ना करो। इस पर किंग कहता है मेरे पहनने के बाद ये नॉर्मल नहीं रहेंगे। उन कपड़ों को देखने के बाद उसे वो कपड़े देखे हुए लगते हैं। जंगतुएल उससे कहती है रात को ये पहनना, हम कहीं बाहर जाएंगे। ये कहकर वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में सिंजे कुछ सोच ही रहा होता है तो वहाँ पर जंगतुएल आकर उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। दोनों कुयोना के घर जाते हैं लेकिन वो बंद होता है। तो उसके घर के बाहर थैले में 4 दूध के पैकेट होते हैं। तो सिंजे उन्हें देख के बोलता है शायद वो 4-5 दिनों से घर ही नहीं आई है। जंगतुएल उसे पीएम कू के बारे में सब कुछ बता चुकी होती है। तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है। जो कार उसे फॉलो कर रही होती है और जो लिलिम का आदमी उसका पीछा कर रहा होता है, उसने उस आदमी की जांच की होती है जिससे पता चलता है कि इस आदमी का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसने कई साल पहले एक केयर सेंटर में चोरी की हुई थी। उसका नाम यांगसुन केयर सेंटर होता है। ये सुनते ही जंगतुएल को याद आता है ये तो वही केयर सेंटर है जहाँ पर लिलिम की हमशक्ल की मौत हुई थी। फिर उसे को हिना के मिसिंग होने की रिपोर्ट के बारे में भी पता चलता है। ये सब सुनकर जंगतुएल सब समझ जाती है और सिंजे से कहती है अगर पीएम कू ने लिलिम के साथ हाथ मिलाया और वो यहाँ पर आई थी और क्यों हिना अगर लापता नहीं है और वो मर चुकी है तो वो ज़रूर इसी केयर सेंटर में होगी। दोनों उस केयर सेंटर में जाते हैं और जंगतुएल उसकी मैनेजर को क्यों हिना का फ़ोटो दिखाती है। पूछती है उससे कि क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है। वो मैनेजर बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती। तो वो जंगतुएल से सर्च वारंट के लिए पूछती है। तो जंगतुएल कहती है वो आज मेरे पास नहीं है, लेकिन चाहे तो आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। तभी संजय वहाँ पर आता है और उस मैनेजर की आईडी कार्ड छीनते हुए कहता है एक नॉर्मल से केयर सेंटर में इतने सारे लॉक क्यों हैं।
सिंजी को देखकर वो मैनेजर काफी शॉक लग रही होती है। हम देखते हैं कि सिंजी और जंगतुल फ्लावर बांट लेते हैं और छानबीन करना शुरू करते हैं। एक और होटल रूम में हम देखते हैं कि किंग जोयोंग से कहता है कि कल हम जा रहे हैं, अगर तुम्हारा यहाँ कोई काम बचा है तो उसे निपटा लो। तो जोयोंग के दिमाग में वो सॉन्ग जेहे वाली बात चल रही होती है। वो किंग से कहता है कि मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ, फिर हम बात करेंगे। उसके जाने के बाद किंग को याद आता है कि सिंजी की असली माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए किंग से कहा होता है। तो वो फिर सिंजी का फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन वो आउट ऑफ कवरेज जाता है। तो फिर किंग जंगतुल का दिया हुआ आउटफिट पहनकर देखता है, ब्लैक जैकेट, ब्लैक कैप, वो टोटल ब्लैक ड्रेस होती है। वो आईने में देख रहा होता है कि तभी रूम की डोरबेल बजती है। वो सोचता है जोयोंग शायद अपना वॉलेट भूल गया होगा। वो गेट खोलता है तो सामने जंगतुल खड़ी होती है। वो उसे देख के कहता है, तुम जल्दी आ गई, काम जल्दी हो गया क्या? लेकिन असल में असली जंगतुल केयर सेंटर में वो वहाँ पर बॉडीज देख रही होती है और किंग को मिलने लूना आई है। जब भी जंगतुल को कू हुएना की बॉडी दिखती है और सारा खेल क्लियर हो जाता है। यहाँ एक और लिलिम किंगडम ऑफ कोरिया में होता है। तभी वहाँ पर किंग का एक बहुत बड़ा एलईडी स्क्रीन देखकर वो रुक जाता है। एक और लूना और किंग बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर लूना को समझ में नहीं आता कि वो किंग के साथ क्या बात करे। तो उसे याद आता है कि उसने जंगतुल के फ़ोन में गूगल सर्च पर मैजिक लिली को कैसे बड़ा करे ये पढ़ा था। तो वो वहाँ पर किंग से ये बातें करने लग जाती है, जिससे किंग समझ जाता है कि ये मेरी जंगतुल नहीं है। किंग सोचता है, अजीब है, मैंने सोचा था कि मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, लेकिन शायद ये चेहरा मेरी वीकनेस है। ये बिल्कुल जंगतुल की तरह लग रही है। लेकिन जंगतुल के चेहरे पे कभी भी ये नर्वसनेस वाली एक्सप्रेशन नहीं होते। तो वो फिर उसके जैकेट से वो आईडी कार्ड निकाल के देखता है। तो वो वही आईडी कार्ड होता है जो कि महल से चोरी होता है। वो उसे देखकर कहता है, तुम जरूर लूना हो। कहते हुए जब वो पीछे टर्न करता है तो शीशे पर उसकी परछाई ब्लैक आउटफिट में और उसके हाथ में वो कार्ड। जब वो ये देखता है तो उसे पिछली बातें याद आती है कि कैसे जब 25 साल पहले लिलिम ने उसे मारने की कोशिश की थी, तो एक ब्लैक जैकेट पहने और एक ब्लैक कैप पहने एक आदमी ने उसे बचाया था। पहना हुआ वो आउटफिट और वो लुक बिल्कुल 25 साल पहले वाले आदमी जिसने उसे बचाया था सेम होता है, जिसकी जेब में उसे बचपन में जंगतुल का आईडी कार्ड मिला था और अभी वही जंगतुल की आईडी उसके हाथ में है। यह आईडी उसके हाथ में होने की वजह से अब उसे सब कुछ रियलाइज होता है। यहाँ पर लिलिम को भी किंग का एलईडी स्क्रीन देखकर ख्याल आता है कि 25 साल पहले जिसने किंग को बताया था वो लंबा था और उसे महल की राजसभा का रास्ता पता था और उसे अच्छे से गन चलानी भी आती थी और उसने पूरी जी जान लगाकर किंग को बचाने की कोशिश की थी। उसके लिए वो लड़ रहा था। इसका मतलब कहीं किंग को बचाने वाला सेवियर खुद किंग ही तो नहीं था। जी हाँ, किंग ने ही टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाकर छोटे किंग को बचाया था। अब ये बात लिलिम और किंग दोनों ही समझ चुके हैं। तभी किंग को थोड़ा डिजनेस फील होता है। तो उससे याद आता है लूना की लाई हुई ड्रिंक्स उसने पी थी। फिर देखते हैं कि किंग को चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।